मध्यकालीन इतिहास का आज आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मुगल काल। कब से कब तक चला है? 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। लुसेंट ऑब्जेक्टिव के इस चैप्टर में टोटल 217 प्रश्न हैं और तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लुसेंट के क्लास को देखने की बजाय छोटी छोटी क्लासें देखते रहते हैं। आप हमेशा प्रयास कीजिए कि कंटेंट वही पढ़ें जो वास्तव में आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। ये गोल मटोल दुनिया में आप घूमेंगे छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ों में, तो आप घूमते रह जाएंगे, लास्ट में चूक जाएंगे। और मुगल काल से यदि कोई प्रश्न आता है लुसेंट ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा ही नहीं। बस आप पेशेंस रख के पूरी लुसेंट को कंप्लीट करें। आइए पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर, और यहीं से मुगल सत्ता की नींव पड़ी थी। नीचे आपका लिखा हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, बाकायदा डेट के साथ 21 अप्रैल 1526 देख रहे हैं आप। उसके बाद जो है तीसरा प्रश्न, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? भाई, तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले, यानी कि आदमी अपना पहला जो युद्ध है ना उसी में हर हथकंडा लगाएगा, तो बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। चौथा प्रश्न, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? भाई, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप पहली नौकरी पाते हैं बहुत खुशी रहती है। जीवन में ये पहली लड़ाई जीता है और यहीं से जो है मुगल सत्ता प्रारंभ हुई थी, तो इसकी तो खुशी अलग ही बनेगी। कभी भी आपके दिमाग में चले जो है कलंदर की उपाधि कब लिया, खजाने खोल दिया, यानी कि ये पहली लड़ाई की घटना थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 जो बाबर जीत करके मुगल सत्ता को शुरू किया था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? भाई, गुजरात पर जब विजय पाया तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया। अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाज़ा बनाया था गुजरात विजय की यादगार में। आपको ये याद रखना है, एसएससी का प्रश्न है, 2 बार तो इसी में दिख रहा है। आईने अकबरी एक ऐतिहासिक कृति है और यह किसके द्वारा लिखी गई है? आप कहेंगे अकबर के कवि जो है अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556, दोनों लड़ाइयाँ अप्रैल में हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे। पहली लड़ाई भी अप्रैल में थी। भाई, पहली लड़ाई को आप देखे होंगे अच्छे से, ये 21 अप्रैल को है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल को है और 1526 ईस्वी में है, जबकि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल को है और यह 1556 ईस्वी में है। 26-56 का अंतर है अकबर और हेमू के बीच। 9वां प्रश्न क्या है, दीन ए इलाही अकबर ने चलाया। 10वां प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया, और यह किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी अहमदनगर पर शासन करती थी। चांद बीबी अहमदनगर पर शासन करती थी। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? देखिए, मनसबदारी प्रणाली वास्तव में देखा जाए तो ये अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, उसी ने शुरू करवाया था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। उसी की देन थी कि मनसबदारी प्रणाली है ये शुरू हुई थी। 12वां प्रश्न आपके सामने है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। और हाँ, आप एक एक प्रश्नों को देखिए ध्यान से, सब जो है रेलवे और एसएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए।
यहाँ पर तो एक दो पेपर दिया है मगर ये बहुत ज़्यादा पूछे गए अदर एग्जाम में भी, तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती है। मुगल काल की राज की भाषा जो है, राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। ये यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी पुलिस में 2019 में प्रश्न आया था। मुगल काल की राज की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न जो भी हैं उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? भाई अकबर ही हो सकता है। ऐसी चीज़ों को, जैसे हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छे सुधार या तमाम चीज़ों को लेकर के अकबर सजग था। 15वां प्रश्न, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर इब्राहिम लोदी। 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पर थी? चित्रकारी की बात कर रहा है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? देखिए चित्रकला की बात कर रहा है, जहांगीर होगा। कौन सा होगा? जहांगीर। शाहजहां और जहांगीर आपको कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए। मुगल चित्रकारी आप कहेंगे जहांगीर के समय। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी जो है अकबर की जीवन कथा लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में किया? भाई किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति हो, प्राणी जगत, ऋतुएं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में यानी कि डायरी में दिया है? बाबर ने। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक उसका प्रशासनिक सुधार है। क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहली बात कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। और ये महाभारत का जो फारसी अनुवाद नाम से पुस्तक जो लिखी गई है रज्मनामा, किसके शासनकाल में लिखी गई है? आप कहेंगे अकबर के शासनकाल में। थोड़ा सा प्रश्न बदलेगा, यहाँ 2 प्रश्न हो जाएंगे। यह रज्मनामा अकबर के शासनकाल में लिखी गई है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह। इनको यूज करके सत्ता में आया। सैयद बंधु जो है सत्ता दिलाते रहते थे काफ़ी ज़्यादा। बाद में मोहम्मद शाह इन्हीं को क्या किया? खत्म कर दिया। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में जो है नेता बनाए गए थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए, देखिए भू राजस्व वित्त मंत्री कौन है? टोडरमल है, इसी को माना जाता है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, जिसे हम पूजा गृह का नाम देते हैं, क्या था? भाई अकबर द्वारा बनाया गया जो उपासना भवन यानी पूजा गृह था, इसे किस नाम से जाना जाता था? आप कहेंगे फारसी भाषा में इबादत खाना कहा जाता था। इबादत खाना, पूजा गृह, लगभग आप देखेंगे तो दोनों शब्द, जैसे पूजा गृह है हिंदू शब्द है, इबादत खाना इबादत करना है, तो ये अपना फारसी शब्द हो गया। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन में विख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा अकबर के समय के थे, संगीतज्ञ हैं दोनों। तानसेन और बैजू बावरा किसके समय के हैं? अकबर के समय के हैं। 27वां प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? रामचरितमानस कब लिखी गई है? आप कहेंगे रामचरितमानस अकबर के समय लिखी गई है। रामचरितमानस अकबर के समय लिखी गई है। 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो ये तुलसीदास अकबर के समय के हैं और रामचरितमानस इन्होंने लिखा है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के बाद
गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? आप कहेंगे खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। 29वां प्रश्न आपका क्या है? मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बावरी किस भाषा में लिखा है? देखिए, बाबर की जो आत्मकथा तुजु के बावरी है, तुजुक तुर्की में है, तुजुक ए बावरी तुर्की में है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मुबैयान जो है पद्य शैली, इसका जन्मदाता कौन है? आप कहेंगे बाबर है। मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता बाबर है। बाबर की आत्मकथा कौन है? तुजुक ए बावरी है, जिसे वह खुद लिखा था। और यह किस भाषा में है? तुर्की में है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बाबर को आक्रमण करने के लिए कौन बुलाया भारत में? मेदिनी राय को छोड़ करके ऊपर के सभी हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो मेदिनी राय शामिल नहीं था। बाकी राणा सांगा, ये आलम खान लोधी हैं, इब्राहिम लोधी का चाचा है, धोखेबाज है। और उसके साथ ही ये दौलत खान लोधी, वो उसका पुत्र दिलावर खान लोधी। लोधी वंश ऐसे ही थोड़ा ना नष्ट हुआ। ये तमाम जैसे होता है ना कि पारिवारिक, भाई चाचा भतीजा कुल धोखा दे रहे हैं, तो बाबर के लिए तो फायदे न हो गया। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? भाई मुगल साम्राज्य जो है काफ़ी मजबूत हो गया। किस युद्ध के बाद? आप कहेंगे खानवा के युद्ध के बाद। और यह खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। 33वें प्रश्न का मिलान करना है, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 28 में, घाघरा का 29 में। कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि इनका कालक्रम पूछता है, तो ये क्रम आपको पूरे तरीके से याद होना चाहिए। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का 27 में, चंदेरी 28 और घाघरा का 29 में। अब ये बाबर जो लड़ा है चारों युद्धों को, किन राजाओं के विरुद्ध लड़ा? पानीपत का इब्राहिम लोधी, बिल्कुल याद होगा। खानवा राणा संगा, ये भी याद होगा। चंदेरी का किसके साथ है? मेदिनी राय के साथ। और जबकि घाघरा के युद्ध अफगानों के विरुद्ध, मुख्य रूप से इसमें नाम आता है महमूद लोदी के बीच। तो बाबर के ये 4 युद्ध थे। चलते हैं आगे। 34 नंबर, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? मुगल शासक शाहजहां मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। 35वां प्रश्न, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? भाई अकबर जब 10 साल 12 साल 7 साल 8 साल जो भी कह लीजिए, जब युवा था, उस समय उसकी देखभाल कौन करता था? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस शासक, ये 36वां प्रश्न है, 36वें प्रश्न पर ध्यान से फोकस करिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह जो है आक्रमण किया था लाहौर, करनाल और दिल्ली पर, कन्नौज पर इसने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की? भाई बाग बगीचे ऐसा बनवाया जहां बहता हुआ पानी हो, ऐसी परंपरा कौन शुरू किया? बाबर शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसका नाम है तुजुक ए बावरी। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम होना चाहिए। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। तो ये पहला गलत है, सुमेलित नहीं है। जबकि तुजुक ए बावरी खुद बाबर ने लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी खुद जहांगीर ने लिखा है। और शाहजहां नामा किसने लिखा है? आप कहेंगे मोहम्मद सालेह ने। 40वां प्रश्न, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? आप कहेंगे बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेश दास नाम था। इसी महेश दास को जो है बीरबल कहा जाने लगा। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? आखिर क्या रीजन था कि औरंगजेब जो है
ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। एक एक प्रश्नों को अगर आप देखें तो सब के सब प्रश्न जो है रेलवे में आए हुए हैं, एसएससी के प्रश्न हैं। तो औरंगजेब जो है उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके बाद उसे उतना खास टाइम नहीं रहा कि कोई निर्माण कार्य कराए, तो भवनों का निर्माण नहीं करा सका औरंगजेब, क्योंकि वह निरंतर युद्ध लड़ता रहा। और इसके समय में मुगल सत्ता पतन की ओर आ चुकी थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आप कहेंगे औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ग्रांड ट्रंक सड़क, जो ग्रांड ट्रंक रोड है, यह किसको जोड़ती है? कोलकाता को अमृतसर से। 44 नंबर, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। बेहद आसान प्रश्न। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप कहेंगे बिहार के सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के समय। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समय के थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? भाई कौन सा राजपूत वंश था जो कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश उस समय जो है काफ़ी मजबूत था। 49 नंबर क्या है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब। 50वां प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? भाई जरी कलम की उपाधि से कौन विभूषित हुआ था? तो ये मोहम्मद हुसैन, इसको विभूषित किया गया था अकबर के द्वारा। मोहम्मद हुसैन जरी कलम की उपाधि लिया, और यह उपाधि दिया किसने? अकबर ने। 51 नंबर, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? भाई बाबर जब आया था तो भारत में किधर से होकर के आया था? ये चारों ऑप्शन जो है आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। पंजाब से होकर के प्रवेश किया था। काफ़ी लोग सिंध या कश्मीर को भी टिक कर सकते थे, मगर बाबर जो है पंजाब से होकर के आया था। 52 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप के साथ अकबर लड़ा था 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में। लुसेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास कंप्लीट करना सबके बस की बात नहीं है, मगर जो कंप्लीट कर गया फिर जीके में जान लीजिए कि वो महारत भी हासिल कर लेगा। लुसेंट ही ऐसी बुक है जो कि वास्तव में जीके में आपको मजबूत करेगी। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी अकबर के समय का था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह सूरी के समय में ये मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। चौसा की लड़ाई जो 1539 ईस्वी में हुमायूं लड़ करके हार गया था। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, और हुमायूं की इस युद्ध में क्या है? पराजय हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। 57 नंबर पे चलते हैं, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? भाई जब ये आपका बिलग्राम और कन्नौज वाली जो लड़ाई है ये बिलग्राम का है, और साथ में 1539 का ये चौसा का युद्ध, जब हार गया हुमायूं पूरे तरीके से, सत्ता से बाहर हो गया था, लगभग 10-15 साल जो है बाहर रहा सत्ता से, उसके बाद दोबारा 55 में लौट करके आया था। तो ये हुमायूं जो है 2 बार शासन किया था। 58 नंबर, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? भाई शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? पहला प्रश्न तो यही उठता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ठीक है। अब इसे संगमरमर का किसने करवाया था? आप कहेंगे जहांगीर ने। 60 नंबर, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर की विधवा थी
जो बाबर के शव को आगरा में दफनाया तो गया था, मगर वहाँ से निकाल करके ले गई काबुल और दोबारा काबुल में दफनाया गया। किस मुगल शासक को उपवनों यानी कि उद्यानों में अत्यंत रुचि थी, जिसके कारण उसे उपवनों का राजकुमार यानी कि मालियों का मुकुट कहा गया है? बाबर को जो है उपवन उद्यान तमाम चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? भाई, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल व कंधार को भारतीय साम्राज्य में शामिल कर दिया। कौन? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की नींव रखी? दिल्ली में अफगान सत्ता की नींव कैसे पड़ी? जब हुमायूं शेर शाह से हार गया। बिलग्राम और चौसा के युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध रहे। तो बिलग्राम का युद्ध जब हुमायूं शेर शाह से हार गया, तब दिल्ली में अफगान सत्ता शुरू हो गई। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? शाहजहां की बात कर रहा है। और शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था? आगरा में। शाहजहां मोती मस्जिद कहाँ बनवाया? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः चलाया था? भाई, औरंगजेब एक दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था और जजिया कर को इसी ने दोबारा शुरू कर दिया था, औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अमल गुजार यानी कि भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने वाला। अमल गुजार नामक अधिकारी क्या करता था? यह भूमि राजस्व का मूल्यांकन करता था और उसका संग्रह करता था। अमल गुजार अकबर के शासनकाल का अधिकारी था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? देखिए, शिवाजी ने जो है पुरंदर की संधि के तहत अपने किलों को जो है मुगलों को दे दिया था। 69। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, नींव रखी थी? आप कहेंगे खालसा पंथ की सबसे पहले नींव कौन रखा है? पहला प्रश्न तो यही बनता है, गुरु गोविंद सिंह ने। और कब रखा था? 1699 में। यह बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को ऐसा हुआ था। 70 नंबर जो है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है सबसे पहले ये अंग्रेजों का कैदी था और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैल गया था औरंगजेब के समय में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? अभी आपसे बताए थे ना कि 1539-40 में चौसा और बिलग्राम ये जो है इसको हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? भाई, एकदम पूरे तरीके से खो गया था। उसी दौरान शादी हुई, शादी के बाद अकबर पैदा हुआ और उसके बाद दोबारा 1555 में यह सत्ता हासिल किया था। तो दो बार जो है, दो बार उपाधि, ये 2 बार अपनी सत्ता चलाने वाला पहला शासक रहा है हुमायूं। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 73 नंबर, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? भाई, मुगल सत्ता दोबारा हासिल किया हुमायूं, आखिर कौन सा युद्ध जीत करके? सरहिंद का युद्ध जीत करके। किसका? सरहिंद का। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई? सीढ़ी से गिर करके मर गया हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं जो है दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मरा था। 75 नंबर, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? हुमायूं। और यह व्यंग लिखा किसने है? प्रश्न ये भी पूछ सकता है, हुमायूं के संबंध में यह व्यंग लिखा किसने है? आप कहेंगे लेनपूल ने। किसने? लेनपूल ने। 76 नंबर, मुगल शासन में जो मुहतसिब था, मुगल शासन में मुहतसिब था वह कौन था?
लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी। भाई मुंह से आप जो है सही तरीके से बात करिए। लोक आचरण। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद ए मास का मतलब है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। 78 दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान ए अमीर हमजा अब्दुस समद। 79 क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी जो है ना पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण किया और बाद में सुल्तान की उपाधि लिया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? भाई मुगल बादशाह को जो है दिल्ली में आने ही नहीं दिया वजीर गाजीउद्दीन। और कौन सा मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय, जिसे दिल्ली में नहीं आने दिया। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह क्या है? मसनवी यानी कि मुबाइन। वह मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? भाई दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का तिथि के अनुसार सही क्रम और उन युद्ध स्थलों के नाम अंकित किए गए हैं, उनका देखना है कि कौन सा क्रम कैसे सही रहा। मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि यानी कि काल के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले दौरा, उसके बाद चौसा, फिर कन्नौज या बिलग्राम और लास्ट में सरहिंद की विजय के बाद दोबारा सत्ता पाया था। तो ये 4 युद्ध आपके रहे। चलते हैं 85 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? देखिए यही प्रश्न है। मुगल काल का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के काल को कहा गया है और यह कहने वाला इतिहासकार कौन रहा है? आप कहेंगे A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि शाहजहां का शासनकाल जो था यह मुगल काल का स्वर्ण काल था, स्वर्ण युग था। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया? भाई बिहार के सासाराम में इसकी कब्र है। शेर शाह पटना को अपनी राजधानी बनाया था। मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो है शेर शाह सूरी की उपज थी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? भाई ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार था। क्या था? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। इनका ओरिजिनल नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? आप कहेंगे पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इसके पिता का नाम क्या था? भाई अंतिम मुगल बादशाह
बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए या बहादुर शाह जफर, यही था। इसके पिता कौन थे? अकबर शाह द्वितीय थी। बहादुर शाह जफर के पिता अकबर शाह द्वितीय थे। 96 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घर से स्थापित किया? कछवाहों के साथ। अकबर का सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ राजपूतों के साथ, वह किनके साथ हुआ था? कछवाहों के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को जीता था वे कौन थे? औरंगजेब दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। औरंगजेब दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तुजुक ए जहांगीरी। भाई तुजुक ए बाबरी जो थी वह तुर्की में थी। तुजुक ए बाबरी तुर्की में थी। और आत्मकथा की बात कह रहा है कि मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। एक तरह से प्रश्न को अगर ध्यान से देखें कि मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, यानी कि मुगल बादशाह खुद लिखा है। और ऐसा करने वाले दो ही हैं, पहला बाबर है, दूसरा जहांगीर है। पहले ऑप्शन पर टिक आपको दिख रहा होगा, मगर जो बाबर की तुजुक ए बाबरी है यह तुर्की में है, जबकि जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी फारसी में है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया मंगोलों से। मंगोलों से यह हासिल किए क्या? नवरोज का त्यौहार उनकी देन थी। किसकी? मंगोलों की देन थी नवरोज त्यौहार, जिसको अपना लिए मुगल। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल राबिया उद्दौरानी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा, इसी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम दूसरा ताजमहल या फूहड़ नक्काशी, ताजमहल की फूहड़ नक्काशी नकल जो भी कह लीजिए, तो ये दूसरा ताजमहल इसको कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल शासन में थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने जो है दीन इलाही को एक धर्म कहा था। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहैली ग्रंथ यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, इसका फारसी अनुवाद क्या है? अनवार ए सुहैली ग्रंथ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 104 नंबर, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार तो कौन था? सबसे पहली बात, जो चित्रकार मंसूर है यह किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के दरबार में। चित्रकार मंसूर जहांगीर के दरबार में रहता था। और यह किसका सबसे बड़ा चित्रकार था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। 106 नंबर, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा। भाई सुलह ए कुल का मतलब तो आप समझी गए, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा। और यह अवधारणा किसने शुरू किया है? अकबर ने शुरू किया है। और यह किस पर आधारित थी? आप कहेंगे राजनीतिक उदारता हो, धार्मिक सहनशीलता हो या उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सभी तरीके से यह शुरू किया गया था। सार्वभौम शांति तथा भाईचारा यानी कि सुलह ए कुल। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? आप कहेंगे बाबर की। गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के बाद औरंगजेब मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? भाई सिख गुरु जो तेग बहादुर है इनकी हत्या करवा दिया था। कौन? औरंगजेब। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? आप कहेंगे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरीद्दुन मोहम्मद ने क्या किया था? भाई जहरीद्दुन मोहम्मद जो है ये बाबर का ही नाम है।
बाबर का नाम क्या पहले था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। और यह जैसे ही भारत में मुगल शासक बना, इसने अपना नामों बदल दिया और नाम क्या रख लिया? आप कहेंगे बाबर। तो मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद शासक बनते ही अपना नाम बाबर रख लिया। अगला प्रश्न आपका 112 नंबर, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? भाई अकबर के काल में जो महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा हुआ था, यह किसके निर्देशन में हुआ था? आप कहेंगे फैजी के। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। 114 नंबर, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंद साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल विद्वानों में से जो ये आपका जैसे मुस्लिम विद्वान है मुगल काल का, अब्दुल रहीम खान खाना, यह क्या किया था? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था। 115 नंबर क्या है? निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया था। 116 नंबर, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ हैं? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ने का जो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। क्या नाम है? आप कहेंगे दशवंत था। 119 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? भाई हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला, आप कहेंगे शेर शाह के मकबरे में हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का मिश्रण क्या है? शेर शाह का मकबरा। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर क्या थी? शेर शाह के पिता ने हसन खां थे और इन्होंने जो है शेर शाह को सासाराम की जागीर दी थी। दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था। भाई दक्षिण बिहार का वह शासक था जिसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी कि संरक्षक व शिक्षक भी नियुक्त किया था। नाम क्या है? लोहानी। बहार खां, नुहानी या लोहानी। 123 नंबर, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। हजरत ए आला की उपाधि सबसे पहले धारण किया था, बाद में सुल्तान की उपाधि लिया। 124 नंबर, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? भाई हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया और इसी निर्णायक युद्ध के बाद उसने जो है आप कहेंगे शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। 125 नंबर क्या है? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज यानी कि विलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने क्या किया था? दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। भाई पटना की तरफ तो ये शासन कर ही रहा था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था।
भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। 127 नंबर, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर बिताए। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। दोनों कथन सही है, दोनों का मत अलग अलग है, मत दोनों का अलग अलग है। ध्यान से अगर आप समझे, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था और उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। चलते हैं आगे। धर्मट का युद्ध जो है, धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया? धर्मट का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। कब? 1658 में। 129 नंबर प्रश्न जो है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही बात है। राजपूत वीर राणा सांगय निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ये भी सही बात है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण था। तो यह दोनों कथन एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं, सही है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? मुगल काल में जो सूरत बंदरगाह था इसे मक्का द्वार यानी कि बाबुल मक्का कहा जाता था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर किसके समय में आया? ये 4 प्रश्न या 3 प्रश्न आप जो भी कह लीजिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर किसके समय में आया? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था। शाहजहां के समय में कौन आया था? टेवर्नियर आया था। और औरंगजेब के समय में कौन आया था? मनूची आया था। ये 3 आपको याद होना चाहिए। औरंगजेब के समय मनूची, शाहजहां के समय टेवर्नियर और जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस। 132 नंबर पर आइएगा। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। भाई अकबर के समय में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। दूसरा कथन तो बिल्कुल 100% सही है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। पहला वाला गलत है। 133 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही इनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया। जो ऊपर के 3 कथन हैं पूरे तरीके से सत्य हैं, चौथा गलत है। 134 नंबर पे चलते हैं। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। किसके लिए? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से यह मुगल साम्राज्य को एक धक्का लगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। भाई अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। कौन था? मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। मारवाड़। भाई मारवाड़ा क्षेत्र था जिसको जीतने में तो काफ़ी मुश्किल पड़ी, मगर जैसे ही ये लोग जीते फिर शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। यह शेरशाह के बारे में है। आगे चलते हैं। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? किस अभियान के समय जो है अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु? लीजिए ये तो बारूदे से उड़ गया,
कालिंजर अभियान के समय जो है शेर शाह के बारे में क्या गलत है? शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया, सरासर गलत है। इसका मकबरा वहाँ पर है। बाकी ऊपर की 3 चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। ये प्रशासनिक मिलान आपको करना है। 139 नंबर, सभी का मिलान एकदम सामने सामने है। किसको क्या कहा जाता था? कि इकता कौन था, सरकार किसे कहा गया, परगना किसे कहा गया और ग्राम किसे कहा गया। ये चारों का मिलान एकदम सामने सामने है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलते हैं 140 नंबर पर। प्रश्न नंबर 140, शेर शाहकालीन प्रशासन में फौजदार कौन था? शेर शाहकालीन प्रशासन में फौजदार किसे कहते थे? कोषाध्यक्ष को फौजदार कहा जाता था। शेर शाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? ये जो कानूनगो होता था, जैसे देखिए एग्जाम में प्रश्न आता ना, तो ए और बी दोनों लिखा है, काफ़ी लोग इसको भी टिक कर सकते थे। कानूनगो का काम क्या था? भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना। 142 नंबर, जो काफ़ी लंबा चौड़ा देखने में प्रश्न लग रहा है। किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराछीड़ मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी ने ऐसा मत दिया था। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो की। भाई के.आर. कानूनगो की उक्ति क्या है? शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। सिरा और धमनी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भाई शेरशाह के भू राजस्व की व्यवस्था में क्या क्या सही है? सबसे जरूरी तो ये है, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार करवाया, एकदम सही है। राई लागू किया गया। राई का मतलब भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, उपज के आधार पर। चौथा गलत है। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं असरफी सोना, रुपया, चांदी, धाम, तांबा। बिल्कुल इस प्रश्न को आपको याद करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। असरफी सोना, रुपया, चांदी, दाम, तांबा। 146 नंबर, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला काफ़ी लोग जो है ना शाहजहां मार देते, जबकि यहाँ पर शेर शाह है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि दिल्ली का पुराना किला जो है शेर शाह ने बनवाया है। अमरकोट, जिसे उमरकोट के नाम से भी जाना जाता है, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता थी। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। 150 नंबर, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करते थे। अब देखिए, सूर्यवंश के जो हिंदू प्रधानमंत्री हेमू हैं, पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। अब सोच लीजिए, आपकी रेवड़ी के बाजार में नमक बेचने वाला व्यक्ति 24 में से 22 लड़ाइयों को जीता, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और अकबर को भी हराया था, इसीलिए विक्रमादित्य की उपाधि लिया। 151, पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता माहम अनगा, ये महिला है, ये सदस्या पहली थी पर्दा शासन की, माहम अनगा।
अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ आप कहेंगे मालवा विजय से किया। किससे? मालवा विजय से। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ जो है। और आप लोग जो है लुसेंट की क्लास बेहतर तरीके से बढ़िया से लिया करिए, पढ़ा करिए अच्छे से, क्योंकि प्रश्न हर एग्जाम में यहीं से आते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, लगभग 60% प्रश्न अकेले लुसेंट से आते हैं किसी भी एग्जाम में। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान की चर्चा की और इसे ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? असीरगढ़ का विजय। अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? भाई अकबर के नवरत्न में बीरबल थे। अकबर बीरबल के बारे में तो बहुत बढ़िया से आप जानते हैं। अब ये किस अभियान के दौरान मारे गए? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। 156 नंबर। दास प्रथा की समाप्ति अकबर कब किया? तो कहेंगे 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया? 63 में। जजिया कर की समाप्ति 64। और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन चारों का मिलान आपको हर हाल में याद होना चाहिए। 157 नंबर का यदि मिलान किया जाए, इबादत खाना यानी कि धर्म की स्थापना कब हुई? 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में। 158 नंबर का मिलान करना है। करोड़ी की नियुक्ति 1573। दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन 1584। इलाही गज का प्रचलन 1587। प्रश्न नंबर 159। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? भाई अबुल फजल की हत्या कौन करवाया? जहांगीर करवाया। और किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठा भरणवाड़ी बिलास की उपाधि दी थी? बैजू बावरा को। अकबर ने कंठा भरणवाड़ी बिलास की उपाधि किसको दी थी? बैजू बावरा को। चलते हैं 164 नंबर। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा। भाई मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते हुए बादशाह बनना चाहता था। कौन? जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर। आप देख रहे हैं ना जहांगीर की क्या स्थिति है। कौन सुमेलित नहीं है? खुसरो का विद्रोह 1606। खुर्रम का विद्रोह 1622। महावत खां का विद्रोह 1626। ऑप्शन नंबर बी की मिलान बिल्कुल न करें। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? इसी जहांगीर के समय में कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। मिलान करना है। जहांगीर की 3 पत्नियां हैं और उनकी उपाधि या उनका पदनाम है। तो जहांगीर की जो एक पत्नी दिखाई दे रही है मान भाई, इसे शाह बेगम कहा जाता था। जगत गोसाई को जोधाबाई कहा जाता था। मेहरुन्निसा को नूरमहल, नूरजहां, पातशाह बेगम, इन तीनों नामों से बुलाया जाता था। तो ये इसका मिलान है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर की। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की उपलब्धि है। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के आदिल शाह को जहांगीर फरजंद की उपाधि दिया यानी कि पुत्र की उपाधि। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है?
आप कहेंगे जहांगीर की उक्ति है। तीन तीन पत्नियां तो अभी ऊपर ही दिखाई दी हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। चित्रकला का स्वर्णकाल इसी के काल को कहा जाता है। तीन तीन पत्नियां और सत्ता पाने की भूख, जल्द से जल्द तमाम चीज़ें जहांगीर के समय में देखी गई। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक। मराठों एवं अफगानों को भी मनसबदारी प्रथा में शामिल किया, जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? महावत खां की हत्या जो है जहांगीर के समय की है। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? मुमताज महल को शाहजहां ने मलका ए जमानी की उपाधि दी। शाहजहां और मुमताज महल का किस्सा तो आप अच्छे से जानते हैं, और इन्हीं का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है? आपको क्रम सजाना है कि नहीं। उत्तराधिकार के जो युद्ध शाहजहां की जिंदगी के आखिरी समय में हुए, कौन सबसे पहले शाहजहां की गद्दी पाना चाहता था, यानी कि मुगल बादशाह बनना चाहता था? इसका मिलान करना है। तो ये जो युद्ध लड़े गए इनके भाइयों के बीच जो है, शाहजहां के पुत्रों के बीच जो है, बहादुरपुर धर्मट का युद्ध है, फेमस रहा है। सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का और देवराई का युद्ध। धर्मट और देवराई तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? दोनों भाई हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब। ये दोनों भाई हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब। शासक बनने के लिए ये आपस में लड़े, और इनका सबसे निर्णायक युद्ध जो था सामूगढ़ का युद्ध था। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया? जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की स्थिति ये हुई कि 8 वर्ष लगातार नज़रबंदी में रहा और वह मर गया। आगरा के किले में रखा गया था। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कौन कौन किए पहले? जाट, बुंदेला, सतनामी, उसके बाद सिख किए हैं। किस जाट नेता ने बहादुर शाह अकबर के मकबरे किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी कि सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ये तो एक ऐतिहासिक घटना हो गई कि अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। राजा राम। साकी मुसतइद खां की रचना, साकी मुसतइद खां की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया। यह किस इतिहासकार की उक्ति है? जदुनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी फकीर कहती थी? किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा फकीर कहती थी? औरंगजेब को। किसने अकबर को जिल ए इलाही, खुदा की परछाई, एवं फर्र ए इंदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? इसीलिए तो इसे जहांगीर मरवा दिया था अबुल फजल को। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने धारण की? दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने की। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय कितना हो गई? 21 हो गई। कुल प्रांत 15 अकबर के समय थे, औरंगजेब के समय 21 हो गए। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह शाह रंगीला, जिसे हम मोहम्मद शाह भी कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर समाप्त करने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? हस्तांतरण के लिए
आरक्षित भूमि पैबाकी या पायबाकी कहलाती थी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। क्या था? क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया। मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को। 194 नंबर, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? जागीरदारी संकट औरंगजेब के समय में उत्पन्न हुआ। 195, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिक्टरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? पिक्टरा ड्यूरा का अर्थ संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। पिक्टरा ड्यूरा क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई, आप कहेंगे, जड़ावत। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। पिक्टरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिक्टरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? एतमाद उद दौला का मकबरा। यह पूर्ण रूपेण संगमरमर से बना है और इसमें पिक्टरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां तमाम किलों को बनवाया है, आप अच्छे से जानते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? भाई जहांगीर जो है चित्रकार विशन दास को भेजा था फारस। किस लिए? फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए जो है। 201 नंबर प्रश्न क्या है? मिलान करना है। अब्दुल हसन को उपाधि किसकी दी गई थी? नादिर उज जमा की। उस्ताद मंसूर को उपाधि नादिर उल अस्त्र की। शौकी को आनंद खां की उपाधि और जबकि लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। औरंगजेब काल का ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे। नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 205। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने कभी भी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू की? पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू करने वाला मध्यकाल का शासक शेरशाह सूरी था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब वीणा बजाता था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? अकबर के शासन काल के प्रसिद्ध जैन आचार्य हरि विजय सूरी थे। कौन थे? हरि विजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? ये अबुल हसन और अकारीजा। अबुल हसन और अकारीजा जहांगीर के चित्रकार थे। अबुल हसन और अकारीजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब लंदन में हुआ उस समय भारत में बादशाह अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया? पीटर मुंडे। शाहजहां के समय में पीटर मुंडे यूरोप का यात्री आया था। अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में शुरू किया था। अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में शुरू किया। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार के चित्रकार
बसावन दसवंत अब्दुसम्मद थे। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट के सदस्य गियास बेग, आसम खां और खुर्रम थे। जहांगीर बिल्कुल भी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। कौन? कलीम। मुगल शासन पूरे तरीके से समाप्त हुआ। अब इसके साथ ही आप मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। छोटा सा ये साम्राज्य है मराठा, और यहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। यहीं से दोनों कड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। इस चैप्टर में टोटल 91 प्रश्न हैं। जल्द ये भी क्लास देखने को मिलेगी। जय हिंद।